हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे लिए हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 23 क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ उनका सोल्यूशन भी देखेंगे, जिसमें हम लोग शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर के होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एंड इट्स गोल। तो इस क्वेश्चन में हम बताना है कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी क्या होती हैं और इसके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। तो प्री का मतलब आप समझ सकते हो, प्री मतलब पहले यानी बिफोर, और फॉर्मुलेशन मीन्स टू मेक या फिर टू मैन्युफैक्चर। तो द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग सबस्टेंस बिफोर फॉर्मुलेशन, यानी जब भी हम लोग कोई ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं तो उससे पहले हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई या केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, जो भी हम लोग नई ड्रग बनाने वाले हैं उसके लिए हम लोग उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। इसके अगर गोल्स की बात करते हैं तो टू डेवलप स्टेबल सेफ एंड इफेक्टिव डोजेस फॉर्म, यानी इसका गोल्स क्या हो सकता है, ताकि हमारी जो ड्रग्स बने वो स्टेबल रहे, सेफ रहे और इफेक्टिव रहे। फॉर मैक्सिमम बायोबिलिटी एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से उसका जो बायोबिलिटी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा और थेरापेटिक रिस्पॉन्स भी अच्छा हो। इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कई बार इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। तो टू डिटरमाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो ड्रग है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकें। टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, इस ड्रग के हम लोग काइनेटिक्स पता कर सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी पता कर सकें। और नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश कॉम्पिटिटिव विथ कॉमन एक्सिपेंट, यानी उसकी हम लोग कंपेटेबिलिटी को पता कर सकते हैं, जो भी हम लोग एक्सिपिएंट यूज करते हैं कि वो उसके साथ कंपेटिबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब बीसीएस क्लासिफिकेशन एंड हाउ ड्रग क्लासीफाई। इसमें बताना है कि बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस तरीके से ड्रग्स को बीसीएस क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया गया है। तो बीसीएस का मतलब होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बीसीएस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो जो हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पे, जिसको 4 क्लास में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो इसमें जो क्लास फर्स्ट आती है उसकी जो सॉल्युबिलिटी वो हाई होती है और परमेबिलिटी भी हाई होती है। इसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोलॉल। वहीं क्लास सेकेंड की बात करते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है और परमेबिलिटी हाई होती है। इसका एग्जाम्पल है एसेक्लोफिनेक। और थर्ड क्लास की बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और परमेबिलिटी लो होती है। इसका एग्जाम्पल है सिमिटिडीन। और क्लास 4 यानी जो आखिरी क्लास होती है उसकी सॉल्युबिलिटी भी लो होती है और परमेबिलिटी भी लो होती है। इसका एग्जाम्पल है विफोनाजोल। इसका एग्जाम्पल विफोनाजोल है। तो ये हो गया बीसीएस क्लासिफिकेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीकेए पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि पीकेए का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पीएच का क्या सिग्निफिकेंस होता है और पार्टीशन कोएफिशिएंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करने में। तो सबसे पहले बात करेंगे पीकेए यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन। तो जो हमारी ड्रग्स होती है उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है उसके आयोनाइजेशन पे। अगर वो अनआयोनाइज ड्रग है यानी वो लिपिड सॉल्युबल होगी, वो लिपिड में सॉल्युबल होगी। वहीं अगर अनआयोनाइज ड्रग है तो वो हमारे वाटर में सॉल्युबल होगी। पीएच की बात करते हैं तो पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सॉल्युबिलिटी। पीएच का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ड्रग के सॉल्युबिलिटी के लिए। सॉल्युबिलिटी कैन इंक्रीज बाय सेलेक्टिंग एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट। जो हमारी कोई भी ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं उसके एक्सिपिएंट के बेसिस पे। अगर हम लोग एसिडिक एक्सिपिएंट यूज करते हैं या फिर बेसिक एक्सिपिएंट यूज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट में क्या रोल होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज ड्रग इन ऑयल फेज टू वाटर फेज। तो जो हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है वो रेशियो होता है अनआयोनाइज ड्रग जो हमारी ऑयल में होती है, ऑयल फेज में, और वाटर आयोनाइज ड्रग जो होती है वो हमारे वाटर फेज में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो X0 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज, यानी ऑयल्स में हमारे ड्रग का क्या कंसंट्रेशन है। और XW मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज, यानी हमारे जो भी ड्रग है उसका एक्वस फेज में यानी वाटर में क्या कंसंट्रेशन है। ड्रग मॉलिक्यूल्स हैव हायर के ओ के ऑयल या वाटर विल क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन इजिली। अगर हमारी ड्रग का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो ज़्यादा आता है
तो वो जो ड्रग होगी वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकती है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होगी और हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स एंड सस्टेन रिलीज टैबलेट। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पाँचों ही यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट के बारे में। तो इंटेरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, और कोटेड का मतलब बात करते हैं कोटिंग ऑफ पॉलीमर, यानी ऐसी ड्रग जिसको हम लोग कोट कर देते हैं। Those tablets which are coated with enteric coated polymer and designed to pass unchanged through the stomach and absorb into intestine। तो जो हमारी इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो एक इस तरह की टैबलेट होती हैं जिसको हम लोग पॉलीमर की मदद से कोट करते हैं, ताकि जो हमारी ड्रग है वो स्टमक में उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी HCl के साथ वो ब्रेक डाउन ना करे और डायरेक्ट वो जाके हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो। तो ऐसी ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरिक कोटेड टैबलेट या फिर ड्रग बोलते हैं। These tablets are prepared before drug substance gets destroyed या deactive by gastric acid। तो वही चीज़ है, इस ड्रग को हम लोग इसलिए इंटेरिक कोटेड करते हैं ताकि जो हमारी ड्रग है वो या तो एसिडिक सेंसिटिव होगी, यानी जो हमारा HCl होता है उससे सेंसिटिव होगी, उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकती है या फिर डीएक्टिव हो सकती है। तो इसलिए उसको हम लोग इंटेरिक कोटेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दे में कॉज इरिटेशन इन स्टमक, इसकी वजह से हमारे स्टमक में इरिटेशन भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, जो कि इंटेरिक कोटेड एक टैबलेट होती है, इसको हम लोग प्रो ड्रग भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होती हैं। तो सस्टेन मीन्स कंटिन्यूस रिलीज, यानी वो लगातार रिलीज होती रहती हैं, उसका कंसंट्रेशन बना रहे बॉडी में ज़्यादा टाइम तक। तो ऐसी ड्रग को हम लोग सस्टेन रिलीज टैबलेट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं। दोज ड्रग्स और टैबलेट विच रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर प्री लॉन्ग पीरियड, यानी ऐसी ड्रग जिनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो वो लंबे टाइम तक रिलीज होता रहे, यानी हमारे बॉडी में उसका असर ज़्यादा देर तक बना रहे, ऐसी ड्रग को हम लोग सस्टेन रिलीज टैबलेट या फिर ड्रग बोलते हैं। दिस टैबलेट आर प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इस टैबलेट को बनाने के पीछे यही पर्पस होता है कि जो भी हमारी ड्रग है या टैबलेट है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा समय तक रहे। इसका एग्जांपल है इंडिपामाइड सस्टेन रिलीज। तो ये एक ड्रग है जिसका एग्जांपल आप लिख सकते हो सस्टेन रिलीज टैबलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। ये एक्सिपिएंट ही होते हैं, सारे कुछ एक्सिपिएंट ही हैं। ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है 7 मार्क्स में, तो आप इसको जरूर से 7 मार्क्स में भी चेकआउट कर लेना। तो एक एक करके बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स को हम लोग फिलर या फिर बल्किंग एजेंट्स भी बोलते हैं। तो दोज एजेंट विच आर एडेड इन API टू मेक रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। तो जो हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग API में करते हैं ताकि जो हमारा डिजायर्ड वेट है या फिर बल्क है टैबलेट का वो फुलफिल हो सके। तो वहाँ पे हम लोग डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया या सॉर्बिटॉल हो गया। तो ये इसके कुछ डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइडेंट्स की। ग्लाइडेंट्स मीन्स आप समझ सकते हो ग्लाइड या फिर स्लाइड। या glidants are those substances which are added in API to enhance their flow ability and reduce friction। तो जो हमारे ग्लाइडेंट्स होते हैं वो एक तरह के ऐसे एजेंट या फिर सबस्टांस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग API में करते हैं ताकि उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इन्हांस होके और उसका फ्रिक्शन जो वो रिड्यूस हो सके। तो इसका एग्जाम्पल होता है कॉर्न स्टार्च, सिल्का या फिर टाल्क। तो ये सब ग्लाइडेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है बाइंडर्स। तो दोज एजेंट्स विच आर यूज टू बाइंड API एंड एक्सिपिएंट और कॉल्ड बाइंडर्स। तो ऐसे एजेंट जो कि हमारे API और एक्सिपिएंट को बाइंड करने में हेल्प करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडर्स। इसके एग्जांपल्स हैं जिलेटिन, सुक्रोज और ट्रेगाकेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफाइन ग्रेनुलेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। तो जो ग्रेनुलेशन होता है उसके बारे में बताना और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 और 2 मार्क्स सारे में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको लॉन्ग में आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तो ग्रेनुलेशन की बात करते हैं मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेनुलेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करना यानी ग्रेन्यूल्स बनाना। तो ग्रेनुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द पाउडर मॉलिक्यूल्स ऑफ द API एंड एक्सिपिएंट। तो ग्रेनुलेशन जो होती है वो हमारी एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग ग्रेन्यूल्स को बनाते हैं पाउडर मॉलिक्यूल्स की मदद से, जो कि हमारा API और एक्सिपिएंट का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो API है प्लस एक्सिपिएंट है, इसको हम लोग ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली 2 तरह का होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। तो ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, इन दिस ग्रेनुलेशन द बाइंडर इज यूज्ड इन ड्राई फॉर्म।
तो ड्राई ग्रेनुलेशन में हम लोग बेसिकली जो बाइंडर होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग एपीआई और एक्सिपिएंट को बाइंड करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग ड्राई फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन। इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, मेथिल सेलुलोज और पॉलीएथाइलिन सेलुलोज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। वेट ग्रेनुलेशन की बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन बाइंडर इज यूज इन लिक्विड फॉर्म। तो वेट ग्रेनुलेशन बेसिकली जो बाइंडर होता है उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च और सर्बिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट रिलेटेड टू द टैबलेट प्रोसेसिंग एंड हाउ टू ओवरकम। तो ये क्वेश्चन वैसे तो 7 मार्क्स में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिफेक्ट का मतलब आप समझ सकते हो, प्रॉब्लम्स इन टैबलेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। डिफेक्ट्स मीन्स जब भी हम लोग टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। देयर आर फॉलोइंग डिफेक्ट्स सीन ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। कई तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब हम लोग टैबलेट का प्रोडक्शन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है कैपिंग एंड लेमिनेशन, सेकेंड है चीपिंग, थर्ड है हार्डनेस और फोर्थ है स्टिकिंग, फिफ्थ है नॉन यूनिफॉर्म वेट और सिक्स है ब्लैक स्पॉट ऑन टैबलेट। तो ये इसके कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं कि कैपिंग क्या होता है। तो सेपरेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द टैबलेट। तो बेसिकली कैपिंग में क्या होता है, जो हमारा टैबलेट का ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर होती है वो सेपरेट हो जाती है। बेसिकली ये उस टाइप की टैबलेट में होती है जिसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट्स लिए गए रहते हैं, तो वो दोनों ही क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेमिनेशन की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। जो लेमिनेशन होता है इसमें जो हमारी टैबलेट होती है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेयर्स में सेपरेट हो जाती है, यानी टूट जाती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, कैपिंग का इंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन ग्रेन्यूल्स। जब भी हम लोग ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें अगर हमारी एयर जो होती है अगर वो इंट्रैप हो गई तो उसकी वजह से हमें कैपिंग वाला डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसको किस तरीके से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं या फिर इसका क्या सोल्यूशन है, तो मेंटेन डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो उस समय हम लोग को एक प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर का यूज करना चाहिए। वहीं लेमिनेशन की बात करते हैं तो लेमिनेशन क्यों हो सकता है, इसका आप रीज़न लिख सकते हो, एक्सेसिव फाइन ग्रेन्यूल्स या फिर हम बाइंडर का यूज कम करते हैं तो उसकी वजह से लेमिनेशन वाला डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसका सलूशन क्या है, हम लोग अमाउंट ऑफ बाइंडर का बढ़ा दें अमाउंट, तो यहाँ पे ये डिफेक्ट सही हो सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं वो है चीपिंग, यानी ब्रेकिंग ऑफ एज ऑफ द टैबलेट। तो चीपिंग में क्या होता है, जो भी हमारी टैबलेट होती है उसके एज जो होते हैं वो टूट जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, डैमेज पंचेस, कंप्रेशन, टू फास्ट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ बाइंडर। या तो फिर हम लोग जो जो पंचेस मशीन यूज करते हैं टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें कोई डैमेज हो, या फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट को, या फिर जो हम बाइंडर्स का यूज करते हैं उसका अमाउंट कम रहता है, तो उसके वजह से ये चिपिंग वाला डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है, रिप्लेस द पंचेस। जो भी हमारे डिफेक्टिव पंचेस हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर दें, और फिर जो कंप्रेशन स्पीड यानी कितना कंप्रेस करना है उसको भी रिड्यूस कर दें, और बाइंडर्स का अमाउंट हम लोग यहाँ पे बढ़ा दें, तो जिसकी वजह से चिपिंग वाला डिफेक्ट सही हो सकता है। नेक्स्ट है हार्डनेस। तो व्हेन ड्रग बिकम टू हार्ड टू डिजोल्व। तो हार्डनेस वाला डिफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब हम लोग किसी भी टैबलेट को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो टैबलेट होती है वो ईजिली डिजॉल्व नहीं हो पाती। इसका सलूशन क्या, हम लोग जो पंचेस करते हैं ड्रग के उसकी स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं, या फिर उसकी इंटेंसिटी को हम लोग कम कर सकते हैं। स्टिकिंग, जो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट वो है स्टिकिंग, यानी स्टिकनेस इन द टैबलेट। जो हमारी टैबलेट होती है वो चिपचिपी टाइप की हो सकती है, तो ये किस वजह से, इसका पीछे रीज़न क्या होता है, टू मच मॉइस्चर, यानी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर का यूज करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में हो सकता है। इम्प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऑफ पंचेस, या फिर जो हमारे पंचेस हैं उनकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग ना हो। तो इसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो भी मॉइस्चर हम लोग यूज़ करते हैं उसका कंटेंट या फिर अमाउंट हम लोग कम कर दें, और जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है पंच की उस प्रॉपर डिज़ाइन पंच का यूज करें। उसके बाद अगला डिफेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेट। तो डिफरेंस इन वेट ऑफ द टैबलेट, यानी हमारी जो टैबलेट्स बनी हैं उनका जो वेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स, यानी ये डिफेक्ट कब देखने को मिल सकता है, जब हमारे ग्रेन्यूल्स हम लोग बनाते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से जो हमारी टैबलेट बनेगी उनका भी जो वेट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसका रीज़न क्या हो सकता है, पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी जब हम लोग ग्रेन्यूल्स को फ्लो कराते हैं तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी ना हो, या फिर जो मशीन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो। इसका सलूशन क्या है,
ग्रेन्यूल्स शुड बी यूनिफॉर्म, जो भी हम लोग ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के हों, एक प्रॉपर साइज़ के हों। उसके बाद जो हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं वो प्रॉपर हों। उसके बाद जो मशीन की स्पीड है वो भी हम लोग प्रॉपर रखें, यानी डिज़ायर रखें। नेक्स्ट है मैटलिंग यानी ब्लैक स्पॉट ऑन द टैबलेट। तो डिफरेंस इन द कलर ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। तो जैसे कि हमारी कोई टैबलेट है उसका कलर कुछ और है और उसमें जो हम लोग एक्सिपिएंट ऐड कर रहे हैं उसका अगर कलर कुछ और है, तो जब हम लोग कंप्रेस करते हैं या फिर जब मिक्सिंग करते हैं तो जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी जो टैबलेट बनती है उसका कलर एक यूनिफॉर्म कलर नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? यूज डाई विच कैन मास्क ऑल द कलर। वहाँ पे हम लोग डाई का यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे कलर्स को मास्क कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ कोटिंग इज बेनिफिशियल फॉर द टैबलेट, यानी किस तरीके से जब कोटिंग का क्या बेनिफिट्स होता है हमारे टैबलेट पे। तो दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। तो कोटिंग का बेनिफिट्स फर्स्ट है टेस्ट मास्किंग, यानी टेस्ट को मास्क करने के लिए अगर किसी ड्रग है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो वहाँ पे उसको मास्क करने के लिए उस ड्रग को हम लोग कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट हमें समझ में नहीं आता। उसके बाद अगर उसके ऑर्डर की बात करते हैं, अगर कोई ड्रग है उसका ऑर्डर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे उसको हम लोग कोट कर सकते हैं। उसके बाद उसकी फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कोटिंग कर सकते हैं, या फिर उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कोटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ टैबलेट, हमारी टैबलेट जो है वो ज़्यादा स्टिक ना हो तो उस कंडीशन में भी कोटिंग की जाती है। उसके बाद प्रोवाइड स्मूथर फिनिशिंग टू द टैबलेट, यानी जो हमारी टैबलेट है वो स्मूथ रहे उसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पे कोटिंग करते हैं। लास्ट है प्रोटेक्ट इंटेरिक ड्रग टू डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक, जो हमारी ड्रग होती है वो हमारे स्टमक में ही ब्रेक डाउन ना हो जाए, उस कंडीशन में हमने उस ड्रग को कोट करते हैं ताकि जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो या फिर ब्रेक डाउन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। तो ये क्वेश्चन तो वैसे तो 7 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट में इसको कवर अप किया है। तो टू इंश्योर द सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेबिलिटी एंड टू चेक वेदर टैबलेट सेफ्टी द स्टैंडर्ड और नॉट, सम टेस्ट आर परफॉर्म। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो भी देख सके हम लोग कि ड्रग कितना सेफ है, उसकी पोटेंसी कैसी है, कितनी ज़्यादा स्टेबल है, और ये सब चेक करने के लिए हम लोग इसके कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वो कुछ इस टाइप के हैं, जैसे हमारा ऑफिशियल टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, वेट वेरिएशन टेस्ट, ड्रग कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट या फिर डिजोल्यूशन टेस्ट। तो ये जितने सारे टेस्ट होते हैं ये ऑफिशियल टेस्ट होते हैं। कुछ नॉन ऑफिशियल टेस्ट भी होते हैं जैसे थिकनेस, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी और फिर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। तो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर यानी उसमें हम लोग जो भी ड्रग होती है या फिर जो टैबलेट होती है उसमें उसका कलर, ऑर्डर और टेस्ट को चेक करते हैं। तो ये सारा कुछ आप डिटेल में एक बार जरूर देख लेना क्योंकि ये लॉन्ग में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हमारी यूनिट 3 शुरू होने वाली है। डिफाइन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ साइज ऑफ कैप्सूल। तो इसमें बताना है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है और जो हमारी कैप्सूल्स होती हैं उनके अलग अलग कौन कौन से साइजेस होते हैं। तो अ टाइप ऑफ कैप्सूल इन विच मेडिसिन इज फिल इन ड्राई पाउडर या पिलेट्स फॉर्म। तो यानी एक जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है वो एक तरह का कैप्सूल होता है जिसमें हम लोग मेडिसिन को ड्राई पाउडर के फॉर्म में या फिर पिलेट्स के फॉर्म में फिल करते हैं। जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैप और बॉडी। अगर साइज ऑफ कैप्सूल की बात करते हैं तो टोटल कैप्सूल के 8 साइजेस होते हैं जो कि 000 से लेके 5 नंबर तक होते हैं। तो जो 000 की हमारी कैप्सूल होती है वो सबसे बड़ी कैप्सूल मानी जाती है और जो 5 नंबर की हमारी कैप्सूल होती है वो सबसे छोटी कैप्सूल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, वाई जेलेटिन इज मोस्ट प्रीफर्ड सेल फॉर्मुलेटिंग मटेरियल फॉर कैप्सूल। हम लोग जेलेटिन को बहुत ही ज़्यादा क्यों प्रीफर करते हैं जब हम लोग कैप्सूल का सेल बनाते हैं। तो जेलेटिन इज द मोस्ट वाइडली यूज इन द हार्ड एंड सॉफ्ट कैप्सूल बिकॉज इट इजली डिसइंटीग्रेट सॉल्युबलाइज इन आवर बॉडी। तो जेलेटिन को हम लोग बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती है या फिर सॉल्युबलाइज हो जाती है। जेलेटिन कंटेन लायोसिन विच हेल्प इन बोन्स या मसल से। तो जो हमारी जेलेटिन बनी होती है और लाइसिन की बनी होती है जो कि हमारे मसल्स और बोन्स को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करती है। मास्क द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग। तो जो जेलेटिन होती है इसका इस्तेमाल हम लोग टेस्ट को मास्क करने के लिए या फिर ऑर्डर को मास्क करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद जो होता है ये नॉन टॉक्सिक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, इट्स प्रिंसिपल एंड वेरियस मेथड ऑफ कैप्सूल फिलिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि
किस तरीके से हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का प्रोडक्शन किया जाता है, क्या प्रिंसिपल होते हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं कैप्सूल फिलिंग के। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग स्टेप। तो अलग अलग स्टेप से हमारी जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है वो बनाई जाती है, जैसे डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फार्मूलेशन अलॉन्ग विथ साइज, उसके बाद फिलिंग ऑफ कैप्सूल साइज, कैप्सूल सीलिंग, कैप्सूल को यहाँ पे सील किया जाता है, उसके बाद क्लिनजिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल, यहाँ पे कैप्सूल को क्लीन और पॉलिश किया जाता है। अब मेथड ऑफ कैप्सूल फिलिंग, कौन कौन से मेथड होते हैं कैप्सूल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड होते हैं, जैसे फर्स्ट है मैनुअल फिलिंग, सेकेंड है सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन और लास्ट है ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन। तो इसको आप ज़रूर से एक बार डिटेल में चेकआउट कर लेना, क्योंकि इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IPQ टेस्ट फॉर कैप्सूल एंड डिफाइन ब्लूम स्ट्रेंथ। इसमें बताना है कि IPQ टेस्ट क्या होता है कैप्सूल के लिए और ब्लूम स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो टू इंश्योर द कैप्सूल सेफ्टी, पोटेंसी एंड स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस, सम टेस्ट आर परफॉर्म, दे कॉल्ड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो IPQC को हम लोग क्या बोलते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे अपीयरेंस टेस्ट हो गया, साइज एंड शेप हो गया, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हो गया, वेट वेरिएशन हो गया और मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट हो गए। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं। उसके बाद बात करेंगे ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन क्या होता है। तो इट इज़ अ टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन। तो इसको बेसिकली हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो हम लोग जेलेटिन जो लिया हुआ है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन बेसिकली यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन पेलेट्स एंड ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इट्स फॉर्मुलेशन। तो इसमें हम बताना है कि पेलेट्स क्या होता है और इसके फॉर्मुलेशन के बारे में बताना है कि किस तरीके से इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो पेलेट्स आ स्मॉल राउंडेड बॉल ऑफ मेडिसिन। तो जो हमारे पेलेट्स होते हैं वो एक छोटे छोटे मेडिसिन जैसे बॉल लाइक टाइप के मेडिसिन होती हैं। Pellets are the spherical free-flowing balls manufactured by the combination of fine powders or granules of drug with excipient। तो हमारा बेसिकली पिलेट्स क्या होता है, एक स्पेरिकल शेप का छोटा सा फ्री फ्लोइंग बॉल्स टाइप का ही होता है, जो कि फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल से बनाया जाता है एक्सिपिएंट की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे छोटे छोटे हमने ड्रग्स ले लिए, उसमें एक्सिपिएंट ऐड किया तो हमारा क्या बना, यहाँ पे पिलेट्स का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस बाय विच पिलेट्स आर मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड पेलेटाइजेशन। तो जिस प्रोसेस हम लोग पिलेट्स को बनाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेलेटाइजेशन। देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ पेलेटाइजेशन। तो कई तरीके से हम लोग पिलेट्स को बनाते हैं, जैसे डायरेक्ट पेलेटाइजेशन हो गया, पेलेटाइजेशन बाय ड्रग लेयरिंग, पेलेटाइजेशन बाय पाउडर लेयरिंग या फिर पेलेटाइजेशन बाय सोल्यूशन लेयरिंग। फिर उसके बाद है कायरोपेलेटाइजेशन और फ्राइड पेलेटाइजेशन। तो ये कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम लोग पिलेट्स को बनाते हैं। तो ये सारा कुछ आप एक बार जरूर इन सब के बारे में देख लेना डिटेल में, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन इसमें से कोई 1-2 मेथड को पूछ लेता है 7 मार्क्स में। और यहाँ से हमारी 4th यूनिट शुरू होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी इन पैरेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि आइसोटोनिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम लोग पैरेंटल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आइसोटोनिक क्या होता है, अ सॉल्यूशन विच हैव सेम टोनिसिटी एज आवर बॉडी फ्लूइड्स। तो आइसोटोनिक हम लोग उसको बोलते हैं जब कोई भी फ्लूइड है उसका अगर टोनिसिटी हमारे बॉडी के फ्लूइड से सिमिलर है, यानी एक जैसा है, तो वहाँ पे हम लोग उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। इट मीन्स इट डज नॉट स्वेल या श्रिंक द सेल। यानी इससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी के सेल हैं ये तो वो स्वेल भी नहीं होंगे या फिर श्रिंक भी नहीं होंगे, बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगे। इन पैरेंटल प्रोडक्ट आइसोटोनिसिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, अदरवाइज ब्लड सेल में स्वेल या श्रिंक एंड इट कॉज हीमोलिसिस। तो पैरेंटल प्रोडक्ट में जो हमारा आइसोटोनिसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो ब्लड सेल हैं वो या तो स्वेल कर जाएंगे या फिर श्रिंक कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हीमोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लासीफाई पैरेंटल प्रोडक्ट्स एंड गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इस क्वेश्चन में हमें पैरेंटल प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। तो दो डोजेस फॉर्म विच इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी बाय इंजेक्टिंग ड्रग इन वेन या टिश्यू। तो ऐसे डोजेस फॉर्म जिसको हम लोग अपने बॉडी में आईवी रूट से यानी इंट्रावेनस के थ्रू या फिर इंट्रामस्कुलर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं। टाइप ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया, इन्फ्यूज़न हो गया, यानी इन्फ्यूज़न मतलब आईवी फ्लूइड जो बॉटल्स आती हैं उनको इन्फ्यूज़न बोलते हैं। थर्ड है पाउडर फॉर इंजेक्शन या फिर कंसनट्रेशन सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन, दी आर डाइल्यूट विथ वाटर बिफोर इंजेक्शन। तो जो हमारे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन होते हैं इसको हम लोग
इंजेक्शन लगाने से पहले इनको हम लोग डाइल्यूट करते हैं जो भी हमारा डिस्टिल वाटर होता है उसके साथ। अगला है इम्प्लांट्स, अ स्मॉल फ्लेक्सिबल रॉड प्लेस अंडर स्किन विच रिलीज हार्मोन अप टू 3 ईयर। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप की ड्रग होती है जो कि हमारे स्किन के अंदर इम्प्लांट की जाती है, जो कि काफ़ी समय तक अपने जो एक्शन है उसको रिलीज, यानी ड्रग का एक्शन जो रहता है वो रिलीज होता रहता है। जैसे इसके एग्जांपल्स में जो हार्मोन्स आते हैं उनका इस्तेमाल इम्प्लांट्स की तरह किया जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं पेरेंटल प्रोडक्ट की, तो क्विक एक्शन, हाई बायोबिलिटी, हेल्प्स इन इमरजेंसी केसेस। तो जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट थे ये काफ़ी ज़्यादा एक्शन तुरंत ही एक्शन देते हैं, इनका जो एक्शन ऑफ टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि इसको डायरेक्टली हम लोग अपने ब्लड में ही देते हैं। इसकी बायोबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर इसका किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस केस में पेरेंटल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शॉक की कंडीशन में हो गया, अस्थमा हो गया, फिर हार्ट अटैक की कंडीशन में पेरेंटल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड टू अनकॉन्शियस पेशेंट। इंजेक्शन को हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट में भी दे सकते हैं। वहीं अगर टैबलेट की बात करते हैं तो हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को टैबलेट नहीं दे सकते। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग एसेप्टिक एरिया रिक्वायर्ड, अगर हम लोग किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत होती है, यानी ऐसा एरिया जो कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन हो। ट्रेंड स्टाफ रिक्वायर, वहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर है या फिर जो ऑपरेटर हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। पेन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जब हम लोग कोई भी पैरेंटल ड्रग लेते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होता है क्योंकि इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है नेडल के थ्रू, तो उसकी वजह से पेन होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सपेंसिव पैकेजिंग, इसकी जो पैकेजिंग होती है वो महंगी होती है क्योंकि ये एसेप्टिक एरिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है। फियर इन द पेशेंट ऑफ इंजेक्शन, तो जो एक इंजेक्शन का डर बना रहता है वो भी पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एसेप्टिक प्रोसेसिंग। इस क्वेश्चन में बताना है कि एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है। तो एसेप्टिक प्रोसेसिंग इज अ टेक्निक इन विच स्टरलाइज लिक्विड आर प्लेस अंडर स्टराइल कंडीशन। तो एसेप्टिक प्रोसेसिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग स्टरलाइज लिक्विड को क्या करते हैं, पैक करते हैं स्टराइल कंडीशन में, यानी वहाँ पे किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो, जो कि हमारी जो ड्रग हो वो सेफ हो, स्टेबल हो और इफेक्टिव हो, इसलिए ये प्रोसेस की जाती है। बेसिकली ये पैरेंटल प्रोडक्ट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन लायोफिलिजेशन प्रोसेस एंड हाउ ड्राई पाउडर प्रोड्यूस फॉर इंजेक्शन। इसमें बताना है कि लायोफिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो इसको हम लोग फ्रीजिंग, ड्राइंग और कायरोडिसिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच एनी कंपाउंड इज ड्राई। तो ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक कंपाउंड को ड्राई करते हैं, यानी उसमें जो जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कराते हैं। इसका क्या क्या स्टेप है, तो फर्स्ट फ्रीज द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को हम लोग पहले फ्रीज करते हैं। उसके बाद देन डिक्रीज द प्रेशर, उसका हम लोग प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। देन आईसी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस ड्यू टू सब्लिमेशन। इसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट रहता है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सब्लिमेशन। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट रहता है वो ड्राई हो जाता है। लिफिलाइजेशन इन्वॉल्व 4 स्टेजेस, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है प्री ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। इसमें हम लोग कंसंट्रेशन चेक करते हैं, उसके बाद सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सेकेंड स्टेप है फ्रीजिंग, यानी यहाँ पे हम लोग फ्रीज करते हैं -50 डिग्री सेल्सियस पे। और थर्ड स्टेप है प्राइमरी ड्राइंग, यहाँ पे हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और फोर्थ स्टेप है सेकेंडरी ड्राइंग। तो इन दिस लास्ट स्टेप वी इंक्रीज टेम्परेचर सो प्रोडक्ट कम्प्लीटली ड्राई। तो इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड डिस्कस अबाउट देयर एवोल्यूशन। तो इसमें बताना है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होती हैं और उसके क्या क्या एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको भी आप लॉन्ग में जरूर से चेकआउट कर लेना। ऑप्थेल्मिक मीन्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑप्थेल्मोस मीन्स आई, यानी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो होती हैं वो बेसिकली कैसी प्रिपरेशन होती है, जो कि हमारे आइज के लिए होती हैं। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आर दोज ड्रग विच आर मेड टू अप्लाइड इन आई। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन होती है या फिर ऐसी ड्रग होती है जिनका इस्तेमाल हम लोग आई इन्फेक्शन या फिर आईज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे करते हैं। दे आर अप्लाइड टॉपिकली ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आई। इसको हम लोग अपने आई के एक्सटर्नल सरफेस पे अप्लाई करते हैं। जैसे इससे एग्जांपल है आई ड्रॉप, आई लोशन और आई ऑइंटमेंट।
इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं यानी इसके टेस्ट की, तो टू एवलेट द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म। तो जिसमें फर्स्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट यानी बेसिकली इसको हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी तरीके का हमारे ड्रग में कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। नेक्स्ट है क्लैरिटी टेस्ट, बॉटल शुड बी क्लीन। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जो हमारी बॉटल है वो क्लीन है कि नहीं है, तो ये क्लैरिटी टेस्ट में पता करते हैं। थर्ड है लीकेज टेस्ट, इसमें हम लोग जो भी हमारा ड्रग होता है उसको सील करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसमें किसी तरीके का लीकेज तो नहीं है। फोर्थ है टू चेक द मेटल पार्टिकल्स इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो इसमें हम लोग बेसिकली चेक करते हैं कि हमारी ड्रग्स में या फिर जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसमें किसी तरीके के कोई मेटल पार्टिकल्स तो प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट है विस्कोसिटी और पीएच, इसमें हम लोग ड्रग की विस्कोसिटी पता करते हैं और उसका पीएच पता करते हैं। तो ये सारा कुछ आप एक बार डिटेल में देख लेना क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। यहाँ से अब हमारी आखिरी यूनिट शुरू होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एरोजोल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोपेलेंट इन द एरोजोल। तो एरो का मतलब आप समझ सकते हो एयर और सॉल मीन्स सोल्यूशन। तो एरोजोल इज अ सबस्टेंस ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैस। तो एरोजोल जो होते हैं वो हमारे एक फाइन सॉलिड या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि किसी भी एयर या फिर किसी अलग दूसरे गैस में इसको बनाया जाता है। इट इज़ ए प्रेशराइज डोजेस फॉर्म, ये प्रेशराइज डोजेस फॉर्म होती है क्योंकि इसको हम लोग प्रेशराइज करके बनाते हैं। यहाँ पे आप इसका कुछ डायग्राम देख सकते हो, ये इस तरह के कुछ इसकी बॉटल आती है जैसे हमारे परफ्यूम्स की बॉटल हो गई, तो वो एक प्रेशराइज डोजेस फॉर्म ही होती हैं जो कि जब हम लोग प्रेशर रिलीज करते हैं तो जो हमारे वो पहले तो गैसेस फॉर्म में रहती है, अंदर वो प्रेशर की वजह से लिक्विड जो हमारा परफ्यूम होता है वो बॉटल में तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम लोग उस पर प्रेशर लगाते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं उसको, तो वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर आती है। अगर फंक्शन ऑफ प्रोपेलेंट की बात करते हैं तो प्रोपेलेंट डेवलप प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेल द सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्ट आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो प्रोपेलेंट का यही फंक्शन बेसिकली होता है कि जब हम लोग उस बॉटल पे प्रेशर लगाते हैं उस कंटेनर पे, तो जो हमारा अंदर जो भी प्रोडक्ट है या फिर सस्पेंशन है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है स्प्रे के फॉर्म में। तो ये प्रोपेलेंट का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ग्लास यूज इन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें बताना कि कैसे कैसे टाइप्स के ग्लास का यूज किया जाता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग पर्पसेस के लिए। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास यूज इन पैकेजिंग। तो फर्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास जो कि जिसको हम लोग टाइप 1 भी बोलते हैं। सेकेंड है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जिसको टाइप 2 भी बोला जाता है। और थर्ड है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास जिसको टाइप 3 बोला जाता है। और फोर्थ है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास जिसको हम लोग टाइप 4 बोलते हैं। तो ये कुछ ग्लासेस के टाइप होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं पैकेजिंग पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग। तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग इन विच कंटेनर इज क्लोज विथ एविडेंट सील। तो ये जो हमारा टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग होती है वो एक स्पेशल टाइप की पैकेजिंग होती है जिसमें हम लोग कंटेनर को एविडेंट सील की मदद से उसको सील करते हैं, यानी ऐसी सील जो कि अगर एक बार उसको ब्रेक कर दिया तो उसको दोबारा से फिर हम लोग क्लोज नहीं कर सकते। सो यू कैन सी इफ़ एनी वन ओपन योर प्रोडक्ट बिफोर यू ओपन, अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को ओपन किया तो आपको पता चल जाए कि नहीं ये पहले से ओपन किया गया। जैसे कि हमारे जैसे अमेजोन हो गया फिर फ्लिपकार्ट के जो भी पार्सल आते हैं उसमें इस तरह की पैकेजिंग रहती है जिसको आप अगर एक बार ओपन कर देते हो तो आप उसको फिर से सही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। जो हमने टोटल 23 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हो, तो वो है व्हाट आर द वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं उस ग्लास के लिए जो हम लोग एज अ पैकेजिंग मटेरियल की तरह करते हैं। तो देयर आर सम टेस्ट आर परफॉर्म टू चेक द क्वालिटी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ग्लास विथ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये चेक करने के लिए जो भी हमारा ग्लास है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई इंट्रैक्शन तो नहीं कर रहा। तो जिसमें फर्स्ट है पाउडर ग्लास टेस्ट, सेकेंड है वाटर अटैक टेस्ट, थर्ड है आर्सेनिक टेस्ट, फोर्थ है थर्मल शॉक टेस्ट और फिफ्थ है लीकेज टेस्ट, सिक्स है एनालेरिंग टेस्ट और सेवन्थ है वर्टिकल लोड टेस्ट और एट है इंटरनल ब्रस्टिंग प्रेशर टेस्ट। तो ये आप एक बार ज़रूर से इसको लॉन्ग में चेकआउट कर लेना क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग में इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में इसको पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया और सारा कुछ यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक सारा कुछ हमने जो भी इंपॉर्टेंट था वो कुछ डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।